Good morning, my dear student. Today, we are going to continue class 12th history. Class 12th history. Nowadays, we are discussing your board paper. Last 1 week, we were focusing on your CBSE All India Examination 2020 History Class 12th paper. Today, we will try to start your next paper 2020 CBSE examination paper Delhi pattern. CBSE examination paper 2020 हिस्ट्री दिल्ली. तो ऑल इंडिया बेस पे एक पेपर और दिल्ली की बेस पे एक पेपर, दो पेपर सीबीएसई के हम डिस्कस करेंगे आपके इसमें. इसके अलावा भी और सारे बोर्ड पेपर पे हम बात करेंगे. कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा. जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल आपका पैटर्न अलग है लास्ट ईयर से, तो आपके क्वेश्चंस को पिक करने, आपको अपने ऑब्जर्वेशन को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है. व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन टू से दैट कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क विथ प्रेजेंस ऑफ माइंड, विथ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन एंड collecting the lot of fact from particular topic, from particular chapter. It is very important for you because the 1 mark question, it will be 15 question in your board paper now this year. 15 क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड में 1 मार्क्स के. आपको उन 1 मार्क्स के क्वेश्चन को देखना है. आपको उन 1 मार्क्स के क्वेश्चन को ठीक तरीके से, अगर आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं, अगर आप चैप्टर को पढ़ते हैं, मैन्युटली ऑब्जर्व करते हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज दिखाई देंगे. सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2020. दिल्ली और प्लस RT 7 पे बात करेंगे. दोनों चीजों को हम आज लेके चलेंगे. माय डियर, हम लोगों ने बात की सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर ऑल इंडिया 2020. हम लोगों ने उस पेपर को पूरी तरीके से एक टॉपिक को डिस्कस किया. Even we not discussed only the particular topic, especially 1 marks question. We discussed the connected question. 1 मार्क के क्वेश्चन में, 1 नंबर के क्वेश्चन में जो भी आंसर था, हमने सिर्फ आंसर को डिस्कस नहीं किया, बल्कि उस आंसर के साथ साथ वहां से कितने प्रश्न आसपास बन सकते हैं, हमने इन चीजों पे भी बात की. हमने इन चीजों को भी डिस्कस किया. तो हमने इन चीजों को देखा और देखने के बाद हम लोगों ने उन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर किया अपने पेपर. हम इसी पैटर्न पे आज भी इस आपके दिल्ली के 2020 एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करेंगे. तो चलिए मैं एक बार फिर आपसे बता देता हूं इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या है. एक चीज और, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब आपको पेपर मिले बोर्ड में, तो सबसे पहले आप बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस, जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस है, उसको बड़े ही पढ़िए, एकदम आराम से, कंफर्टेबल. होता क्या है बोर्ड के एग्जाम में, आप लोग प्राय कई गलतियां करते हैं. घबराहट में, जल्दी जल्दी में, जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आप प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बोर्ड के पेपर में जो आपके लिए नहीं होते, वो ब्लाइंड के लिए होते हैं. आप उनको भी कर देते हैं.
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप पेज पीछे का नहीं पलटते, लास्ट में नहीं देखते, क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड में छूट जाता है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ ऐसी एक घटना हुई, एक बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसने ऐसा किया, उसको क्वेश्चन भी आ रहे थे लेकिन वो बोर्ड में वो क्वेश्चन नहीं की, छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ा। अगर उसने पढ़ा होता, इफ शी हैड स्टडीड द प्रॉपर फॉर्म इंस्ट्रक्शन, इफ शी रीड, देन उसको उस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता, उसके नंबर ऑलरेडी कुछ और ज्यादा हो जाते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। इंस्ट्रक्शन सबसे मस्ट है। जैसा कि मैंने इस बार कहा कि इस बार के पेपर में आपके 15 मार्क्स के 1 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे, 1 वर्ड ऑप्शन होगा। दूसरे पार्ट में 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, सो माय डियर, बोर्ड पेपर में इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िए और एक बार पूरे पेपर को चेक करिए। इंस्ट्रक्शंस जैसे आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच, दे आर वेरी, ये दिल्ली के पैटर्न से मैं बोल रहा हूँ, ये पेपर आपका दिल्ली पैटर्न पे है, मैं आपके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पढ़ रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं है, आई मीन टू से दैट कि आपके पेपर, आपकी चीजें वैसे ही होंगी, उसी तरह से पूछी जाएगी। ओके माय डियर, आपके इंस्ट्रक्शंस थोड़े वेरिएशन आपको मिलेगा पेपर में। आई मीन टू से दैट कि यू हैव टू रीड इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली एंड हैविंग रीड इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू डू योर वर्क। विदाउट रीडिंग यू कांट डू एनीथिंग, बिकॉज इन द एग्जामिनेशन टाइम the hall pressure, exam pressure it was very much. Suppose your preparation is completely fit, then after आप ऐसी चूक करते हैं, ऐसी गलतियां करते हैं जहां से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कम होते हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप मैप पे काम करिए, आप लोगों को मैप पे भी काम करना चाहिए। होता क्या है, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मैप पे काम छोड़ देते हैं, मैप पे काम करना जरूरी है। आपको पेपर की स्ट्रेटजी के बारे में हमने उस दिन डिस्कस किया था। मैंने कहा था पेपर की स्ट्रेटजी में सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप मैन्युअली ऑब्जर्व करते हैं तो 1 to 50 मार्क्स आप ऐसे ही पा लेंगे आसानी से। फिर मैंने आपसे कहा था कि आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वहां से आपको कम से कम एटलीस्ट 10 मार्क्स तो वहां से आपको एज इट इज मिल जाएंगे। प्रॉपरली पैराग्राफ पढ़ना, आंसर लिखना। देन आफ्टर मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स, एटलीस्ट 5 और 6 मार्क्स के। देखिए दिल्ली 2020 में कितने के मार्क्स आए हैं मैप बेस्ड क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 28 to 30 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क ईच। क्वेश्चन 31 इज मैप दैट इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन सिग्निफिकेंट टेस्ट आइटम। 31 में मैप है और मैप में आपको लोकेट करना है, तो यहां से एटलीस्ट आपको 5 से 6 मार्क आपको बनते हैं आपके। तो आपके 55 यहां से, इट मीन्स 15 1 मार्क क्वेश्चन। देन आफ्टर 5 मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, तो मैं एटलीस्ट 5 पे मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके पास होंगे। देन आफ्टर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। कितने? कहता है 28 to 30। अगर दिल्ली के पैटर्न को लेके चले तो दिल्ली के पैटर्न में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है 28 to 30। ओके, तो यहां से आपको कम से कम 10 मार्क्स।
या सोर्स बेस्ड लिखिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, यहां से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो यहां से आप आसानी से मार्क्स पा सकते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मिलेंगे। 3 मार्क्स में आपके एटलीस्ट 4 मान लीजिए तो 12 अगर आप नहीं तो एटलीस्ट 9 3 क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। फिलहाल मैं अभी आप रिटेन वर्क लंबे क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं। सिंपली 15 + 5 + 10 इज इक्वल टू 30 मार्क्स आउट ऑफ 80। 80 - 30 इज इक्वल टू 50 मार्क्स। अब आपको काम कितने पे करना है? ओनली 50 मार्क्स पे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के प्लस 8 मार्क्स क्वेश्चन आपको यहां से लिखने हैं। तो यहां से 30 मार्क्स ऐसे ही आपको मिला और 50 मार्क्स के काम आपको करने हैं। प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके स्कूल पे है, आपके एग्जामिनर्स पे है, आपकी परफॉर्मेंस पे है, जो आपने एग्जाम में बोला। तो ये है आपका एक स्ट्रेटेजी तैयारी का। अब आइए पेपर पे बात करते हैं। दिल्ली के 2020 के पेपर में क्या था, कितने क्वेश्चन थे? दिल्ली के 2020 के पेपर में कहां से कहां तक कहता है क्वेश्चन नंबर 1 to 20 आर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन carrying 1 mark each. They are required to be answered in 1 word or 1 sentence each. Question number 21 to 24 are short answer type question carrying 3 marks. 21 to 24 okay, दिल्ली के पेपर में है 1 to 20 that was 1 mark question. Then after question number 21 to 24, question number 21 to 24 3 marks question. Then after question number 25 to 27 long answer type question carrying 8 marks. Question number 25 to 27 long type question 8 marks. ओके, देखिए क्वेश्चन में आपको पेपर पैटर्न भले ही बदला, मार्क्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन इसी में होंगे, इसी रेशियो में। 8 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स। 25 to 27 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 8 मार्क। ये लॉन्ग टाइप है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और यहां पे 1 वर्ड ऑब्लिक 1 सेंटेंस क्वेश्चन है। इन चीजों पे विशेष ध्यान, दैट इज द इंस्ट्रक्शंस। एंड देन आफ्टर आपका अगला पार्ट है क्वेश्चन 28 to 30। क्वेश्चन नंबर 28 to 30 क्या है? कहता है कि 30 आर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैरिंग 6 मार्क्स। सोर्स बेस्ड, source based question carrying 6 marks. And then after question number 31, question number 31 ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है, 31 आपका मैप पे आधारित क्वेश्चन होगा।
मैथ बेस्ड क्वेश्चन, मैथ बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो यहां पे अब आप देखिए 1 to 20, दैट इज 1 मार्क क्वेश्चन, इट मीन्स 20 मार्क्स, 20 प्लस 21 to 24 is equal to 4 into 3, 12 marks, plus 25 to 27, it means 32 marks, plus 28 to 30 is equal to 80 marks, plus 31। अब यहाँ पे पूरे मार्क्स को इक्वल करिए, आपके आई थिंक 4 to 5 मैथ के आपको मिल जाएंगे मार्क्स। तो ये है आपका पेपर पैटर्न, थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया 2020 में। आपके 15 मार्क्स के हो जाएंगे 20 की जगह, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको तो इस पोर्शन में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको इस सेक्शन में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिखेंगे। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। हम लोग अब स्टार्ट करेंगे पेपर 2020 का। सो माय डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, डिफाइन द वर्ड बोधिसत्व। बोधिसत्व, अब आपको बोधिसत्व को बताना है। यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू डिफाइन द वर्ड बोधिसत्व। माय डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव रीड द क्लास 12th history, chapter 4, thinker, beliefs and building. Thinker, beliefs and building, in this chapter, where it is exactly explained about the bodhisattva. क्या होता है बोधिसत्व? But before discussion of the particular word bodhisattva, we have to discuss also the sect in Buddhism. अब बुद्धिज्म में Buddhism, it was divided into 2 parts in their 4th council. In 4th Buddhist council, Buddhism divided in 2 parts. That was 2 part, that was 2 भाग में विभाजित हुआ, दोनों भाग थे। that was लिख दीजिए, that was हीनयान and महायान। Okay, the 2 word. Similarly, in the second Buddhist council, in this second Buddhist council, there were a lot of confusion. There were a lot of dispute. A lot of dispute between Stone Buddhist Sangha and Western
बौद्धिस्ट, मैं यहां लिखता हूं क्योंकि इसके नीचे भी एक्सप्लेन करेंगे। वेस्टर्न बौद्धिस्ट संघ, and it divided into two part also. It divided in two part. Also, दो भाग में बटा, ये भी it divided into two part. अब ये दो भाग में बटा, कौन कौन कौन? In the second Buddhist council, there were a lot of dispute between the Eastern Sangha and Western Sangha. ठीक है? So that's why, on the basis of dispute, the Buddhism divided into two parts: Sthavir and Sthavir or Therva and Mahasangik. Sthavir and Mahasangik, they clear divided into two parts during fourth Buddhist council, 4th century AD. किसे बटा? हीनयान और महायान में बट गया। यहां पे क्या थे? स्थविर, आप थेरवाद, ये फर्स्ट थे। दूसरे थे महासांगिक, महासांगिक, स्थविर, थेरवाद, महासांगिक, दो पार्टों में बट गए। सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल किस आधार पे? अपने व्यवहार, संघ के नियम और उन पे किए जा रहे एक्ट पे, किस तरीके का व्यवताप किया जाए, काम कैसे संघ चलेगा, संघ के बौद्ध भिक्षुक किस तरह से रहेंगे, इन चीजों पे दोनों में डिस्प्यूट हुआ। सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल में स्थविर और महासांगिक दो पार्ट में टूटा। जो फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल तक आते आते, फोर्थ बौद्धिस्ट काउंसिल 1st सेंचुरी में हुई थी, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल 384, 483, 380, ये 383, 383 बीसी में हुई थी, कालाशोक के समय वैशाली में, जब क्लियर डिवाइडेशन उनका दो पार्ट में हुआ, स्थविर और महासांगिक में। और फोर्थ तक आते आते, सेकेंड के बाद 4th सेंचुरी, चूंकि 3rd सेंचुरी में अशोक था, Ashok was the very powerful ruler who controlled the monks' disputes, and he clearly announced that if anyone created any type of confusion and dispute in Sangha, they were thrown out from my territory. So that's why the dispute that was in the control, वो control में था. But in the 4th century, it was clearly divided into हीनयान और महायान. अभी आपका क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, हीनयान और महायान। अब ये चीज मैं बता देता हूं, ओके? एक चीज आपको क्लियर था कि बुद्धिज्म एक्सट्रीमली सॉरी, एक चीज क्लियर हुआ कि बुद्धिज्म में क्लियर डिवाइडेशन हुआ, दो पार्ट में बटे, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान को हीनयान और दूसरा महायान। इनका प्रोमिनेंट, इनका सबसे टॉप मोस्ट जो पोस्ट थी, सबसे महत्वपूर्ण पद था महायानियों का, मैं और पास लिख देता हूं। महायान, इन हीनयानियों का सबसे प्राइम पोस्ट था अरहत, और महायानियों का प्राइम पोस्ट था बोधिसत्व। जो बौद्ध धर्म में संघ में रहने वाले मॉन्क थे, उनके लिए अरहत पद को प्राप्त करना था। जो बौद्ध धर्म में गृहस्थ थे, हाउस होल्डर्स थे, उनके लिए प्राइम पोस्ट क्या थी? बोधिसत्व थी। अब आपको इसी बोधिसत्व को, ये तो ही प्रॉपर डिफिनेशन बोधिसत्व की, अब आपको बोधिसत्व को समझना है। क्या लिखेंगे? बोधिसत्व की मीनिंग क्या है, यही क्वेश्चन आपका। डिफाइन द वर्ड बोधिसत्व। अब आप ये तो जान लें कि ये किससे, टॉपिक कहाँ से है, बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, ये चीजें कहाँ से आती हैं। चलिए अब इसके बाद हमको करते हैं
बोधिसत्व को एक्सप्लेन। आंसर लिखना है आपको। बोधिसत्व डिफाइन करना है तो लिखना पड़ेगा आपको कि बोधिसत्व वर परसीव्ड बोधिसत्व वर परसीव्ड बोधिसत्व वर perceived as deeply as बोधिसत्व वर perceived as deeply compassionate being who accumulate merit through their effort but used this not to attain Nibbana and thereby abandon the world. But to help other. but to एक पॉइंट इसमें और but to help other. अब ये हुआ आपका बोधिसत्व की प्रॉपर डिफिनीशन। आसानी से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अब मैं कहूं बोधिसत्व वर perceived as deeply compassionate being who accumulate merit through their effort but use this not to attain Nibbana and thereby abandon the world. But लेकिन क्या but help other, दूसरे को वो मदद करते थे। बोधिसत्व वो परम पद था। बोधिसत्व महायानियों के लिए वो परम पद था जिसको वो प्राप्त कर सकते थे। बोधिसत्व में महायान धर्म के उपासक अपने वर्ग के आधार पर उस पद को पाना उनका लास्ट एम होता था। जिस तरीके से हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी तरीके से निब्बान की प्राप्ति महापरिनिब्बान के समय के पहले। मेरे कहने का सेंस इतना ही है कि बोधिसत्व वो पद था जिसको प्राप्त करना महायानियों का परम लक्ष्य होता था। बोधिसत्व वो लोग थे जो खुद स्वतः इनलाइटेंड होते थे, अपने को प्रकाशित करते थे और वो क्या करते थे, इस जीवित रहते उस पद को प्राप्त कर लेते थे। बोधिसत्व अब
दूसरे की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहते थे, हेल्पफुल रहते थे। ये है बोधिसत्व की डिफिनीशन 1 मार्क में। तो ये है पहला पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसी साल का। अगर आप देखिए दिल्ली का पेपर, तो दिल्ली के पेपर में सेकेंड क्वेश्चन है कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन कल्चर। सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन कल्चर। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन में सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन आपको बताना है। कुछ बातें कही गई हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उसके संबंध में आपको बताना है क्या। कहता है आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, कॉपर ओर, सेल्स etc. सेकेंड है स्टेटमेंट द स्टडी द सॉइल टेक्सचर। थर्ड स्टेटमेंट है दे फाइंड द अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। एंड फोर्थ है दे ट्राई टू हैव द केमिकल एनालिसिस ऑफ द सॉइल्स। क्वेश्चन शुरू होता है विच ऑफ द एबव आर करेक्ट, रीजन फॉर आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या सही होगा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं, ध्यान से देखिए। पहला है आर्कियोलॉजिस्ट look for raw materials such as stone, nodules, copper ore, cells etc. The second है the study the soil texture. Third है they find the unfinished object, rejected and wasted materials. और fourth है they try to have chemical analysis of the soil. तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर द रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नूडल्स, कॉपर और सील्स etc. और आपका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, देखिए 1 और 3 इसका आंसर होगा दे फाइंड द अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। तो ये 2 पॉइंट लेकर के आप आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस पेपर इन माय नेक्स्ट क्लास। तो बने रहिए। गुड बाय एंड टेक केयर।